नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टीच चैनल में। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरा एक दोस्त, बहुत ही ख़ास दोस्त, मुझसे पूछ रहा था कि उसने अभी कुछ दिन मतलब लगभग 9 महीने पहले कुछ IPOs उनके लगे हैं जो कि अभी 50% ऑलमोस्ट 50% नीचे है, डाउन है। तो वो पूछ रहे थे कि उसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वो कंपनी, देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नुवोको विस्टा कॉरपोरेशन, जो कि एक सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं कि ये IPO आने के बाद लगभग 50% यानी 50% नीचे है। और भी कुछ IPOs है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, और उसके बाद यहाँ पे फिनो पेमेंट का भी लगभग बुरा हाल है। तो इसी के बारे में मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा है कि अभी क्या करना चाहिए। तो मेरा जो दोस्त है उसका लक बहुत अच्छा है, IPO उसका लग जाता है। अब ऐसा कह सकते हैं कि लक बहुत अच्छा है या नहीं है, क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि IPO में अप्लाई करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे पेश करूँगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें कंपनी का देखना चाहिए कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या नहीं है। किसी भी बिज़नेस में प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन मार्क है। हमें ये देखना है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए उस कंपनी में, जिस कंपनी का IPO में मुझे अप्लाई करना है। दूसरा जो देखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस IPO को लाने के लिए, कंपनी की ओर से क्या बताया गया है, क्या वो ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब होता है कि जो भी IPO के द्वारा पैसा आएगा वो डायरेक्ट प्रोमोटर के जेब में जाएगा, यानी कि कंपनी के एक्सपेंड के लिए या उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ होगा कि नहीं होगा, उसमें वो देखना ज़रूरी है। अगर ऑफ़र फॉर सेल है तो प्रोमोटर के जेब में जाएगा, और अगर फ्रेश इशू है तो वो कंपनी के पास रहेगा, यानी कि कंपनी के ग्रोथ में या एक्सपेंड में उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी ऑब्जेक्टिव देखना ज़रूरी है। उसके बाद हमें देखना चाहिए जो चौथा नंबर में लिखा हुआ है, मैंने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो भी पीयर्स कंपनी है, जैसे कि नुवोको विस्टा, ये एक सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो सीमेंट में और भी बहुत सारे प्लेयर है, बहुत सारे कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। उसके बाद बहुत सारी है, आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट है, फिर श्री सीमेंट है, और अगर स्मॉल कैप में जाएँ तो JK लक्ष्मी है। तो बहुत सारे ऐसे सीमेंट की कंपनियां हैं। तो उसमें हमें ये देखना है, अगर ऐसी कंपनी का IPO आ रहा है जिसका और भी प्लेयर है मार्केट में ऑलरेडी, तो हमें वैल्यूएशन देखना है कि उन सभी इंडस्ट्री का PE रेशियो और ये जो IPO आ रहा है उस कंपनी का, उसका PE रेशियो कितना है। तो जाहिर सा बात है कि PE रेशियो जो IPO आ रहा है उसका ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर उससे सस्ता में, अगर मुझे इंडस्ट्री जो मेरा सीमेंट ही रहेगा और उससे सस्ता ऑलरेडी प्लेयर है मार्केट में और सस्ता भी मिल रहा है, तो हम उसे क्यों ना लें फिर। लेकिन PE रेशियो तो ज़्यादा ही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज़ हमने देखा कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए। और तीसरा मैंने बताया कि पीयर्स कंपनी जितने भी हैं उनका भी वैल्यूएशन देखना चाहिए कि इंडस्ट्री का जो PE रेशियो है और ये जो कंपनी आ रहा है उसका PE रेशियो, दोनों में कितना गैप है या कितना ज़्यादा है, महंगा तो नहीं है। लास्ट में हम देखेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, आप देख सकते हैं तीसरा नंबर में लिखा हुआ है कि वो कितना है। वो कम से कम 30% होना चाहिए, मिनिमम 30% के ऊपर ही होना चाहिए। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि IPO आने से पहले एक कैलकुलेशन होता है, एक सेंटिमेंट होता है, जिसमें एक पता चलता है कि इसका जो प्रीमियम कितना हम लोग दे रहे हैं। तो वो एक परसेंटेज होता है कि मान लीजिए कि 100 रुपये में कोई कंपनी लिस्ट होने वाली है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% दिखा रहा है, यानी कि 130 रुपीज़ में ये लिस्ट होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसा जाहिर सी बात है, अगर किसी भी कंपनी का IPO आ रहा है और उसका कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, और अगर पीयर वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ने, मुझे नहीं लगता ये सब देखा होगा, क्योंकि मैंने अभी चेक किया तो ये जो सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी, इसका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट नहीं था, ऑब्जेक्टिव्स भी ऑफ़र फॉर सेल ज़्यादा था, और वैल्यूएशन भी इसका बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसका जो प्लेयर है ऑलरेडी है, तो हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारी ऐसी मोनोपोली कंपनी आती है जिसका कोई पहले से ही कंपनी नहीं रहती है, तो उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसका है उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वो आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब 3 पॉइंट अगर अच्छा है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उसका बढ़ जाता है, और हम फिर
ले सकते हैं। तो आईपीओ अप्लाई करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि मिनिमम 30% ग्रे मार्केट प्रीमियम तो होना ही चाहिए। अब रहा बात कि हमें यह ध्यान देना है कि आईपीओ लेने के बाद हमें उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है, वो हमें अब आगे देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि जिस इंडस्ट्री का भी आईपीओ आया है उस इंडस्ट्री में ग्रोथ अगर है या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। क्योंकि क्वार्टर बाई क्वार्टर हमें रिज़ल्ट देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कुछ प्रोमोटर होल्डिंग कम नहीं हो रहा हो, बहुत सारी चीज़ें जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो सारी चीज़ें हमें रेगुलर चेक करनी पड़ती है। तो उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ हमें एक पोजीशन बना के जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसे लेकर हमें बेच देना चाहिए, जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए। तो एक कन्फ्यूज़न मेरे भी दिमाग में है कि मान लीजिए आईपीओ लग जाता है और 30% के ऊपर ही है ग्रे मार्केट प्रीमियम मैंने लिया है, अब उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि देखिए वैल्यूएशन आप कंपेयर करेंगे तो सेम इंडस्ट्री से ज़्यादा ही आएगा। तो जब वो वैल्यूएशन में करेक्शन स्टार्ट होता है तो हो सकता है कि वो बहुत नीचे आता है, वो प्राइस नीचे भी चला जाता है। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और अगर मोनोपोली कंपनी है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम कंपेरिजन करने के लिए कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, मतलब कोई शेयर ही नहीं पहले से लिस्ट, तो हम कैसे पी रेशियो देखेंगे उसका। तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं जो मोनोपोली कंपनी जैसे आईआरसीटीसी हो गया। लेकिन जिसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसका करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है, हम इसे रेगुलर जो चेकअप है वो करते रहना पड़ेगा। तभी जैसे मान लीजिए कोई आईपीओ लगा है और पहले दिन है 100% का रिटर्न दे दिया है, तो आपको फिर देखना है कि उसे आगे रखना है या नहीं रखना है। तो जाहिर सी बात है 100% का रिटर्न दिया है तो वो एक बहुत अच्छा ही कंपनी है, तो हमें रेगुलर चेक करना है, आगे देखना है कि फ्यूचर में इसके क्या डिमांड्स एंड सप्लाई है। इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। थोड़े थोड़े 3-3 महीने में हमें एनालिसिस करना है, या 6 महीने में भी कर सकते हैं आप, या 1 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर इंटरवल में करते ही रहना पड़ेगा। और अगर सारा चीज़ ओके है, आगे अच्छा प्रॉफिट भी कंपनी का आ रहा है, तो हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। इसे हमें डिसकंटिन्यू करने से कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने चेक किया, अभी सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं अभी, वो फिनो पेमेंट बैंक में भी लागू नहीं हो रहा है और नुवोको विस्टा इस कंपनी में भी ये जो डिस्कस हुआ है पॉइंट्स वो लागू नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कंपनी से निकल जाना ही बेहतर होगा मेरे हिसाब से। लेकिन अभी इतना नीचे डाउन है तो किसी को भी लॉस में पैसा निकालने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए कि वो उसे निकाले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सीमेंट इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, या फिनो पेमेंट जो कि एक पेमेंट बैंक कंपनी है, इसमें भी काफ़ी फ़ाइट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, काफ़ी लोग इसमें पहले से ही लिस्टेड है, तो काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसमें से निकल जाना बेहतर होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि अभी काफ़ी लगभग 1 महीने से 8 to 9% निफ्टी 50 और सेंसेक्स डाउन है। यह काफ़ी अच्छा समय है कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मार्केट डाउन हो रहा है, रिसेशन आएगा, क्या आएगा, ये सब चलता रहता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आपको पता ही है कि जो इसका ग्राफ है कभी भी ऐसे नहीं जाता है, वो हमेशा ऐसे ऐसे ही जाता है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हमें इसे इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग जब सेंसेक्स निफ्टी या जो शेयर मार्केट डाउन जाता है तब वो गोल्ड खरीदने चले जाते हैं, और जब ये ऊपर जाता है तब ये आते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने। इसका उल्टा करना है, जैसे अभी अभी नीचे है तो अभी इन्वेस्ट करना, अभी कितना नीचे जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमें डालना है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 20-20 हज़ार के 5 इंस्टॉलमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि कितना नीचे जाएगा ये किसी को पता नहीं है, और कितना ऊपर जाएगा वो भी किसी को पता नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हमें इन्वेस्ट यहाँ पे करना है। गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है। गोल्ड का अमाउंट अभी 52,000 चल रहा है, वहाँ पे अभी नहीं जाना है। जब ये ऊपर जाएगा करीबन 18,000, 19,000, 20,000 तक वापस आएगा जब ये, तब हमें गोल्ड की ओर जाना है। तो ये एक मेरा सिंपल सा एडवाइस था। और अभी मैं भी कल से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, अभी बहुत अच्छा समय है। और मेरा भी पोर्टफोलियो जो लगभग अभी 40% चला गया था, 40% चला गया था, वो अभी 4% पे आया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए सभी लोग एडवाइस करते हैं कि आपका जो टाइम हॉरिज़न है आपका मिनिमम 5 साल होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1-2 साल में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा, आपको लगेगा ये जुआ है। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड भी होना चाहिए कि ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो हमें इस शेयर मार्केट से पैसा निकालने की ज़रूरत ना हो, और हमें 5 से 10 साल के लिए पैसे को एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में डालना है। उसके बाद 10 साल में आपको जो फ़र्क दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे। अगर हम देखें कि 1 महीने में जो निफ्टी दिख रहा है ये 8.24% डाउन है, यही अगर हम 1 ईयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 7% में लगभग प्लस में है। और अगर यही हम 3 साल करते हैं तो 40% प्लस में है, और 5 साल करते हैं
तो 67% प्लस में है, यानी कि जितना लंबा आप खेलेंगे उतना ज़्यादा रन आपका बनेगा। तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।